22 जुलाई 2022 की सुबह ऊसरहार थाने में एक चौंकाने वाली सूचना आई। सुबह करीब 10 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष से खबर मिली कि कौवा गांव के नाग देवता मंदिर के पास सड़क किनारे एक नाली में महिला की लाश पड़ी है। उस वक्त थाने में इमरजेंसी ड्यूटी पर एसआई रामकुमार सिंह तैनात थे। उन्होंने तुरंत यह सूचना थानाध्यक्ष गंगादास को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गंगादास ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रुख किया। कौवा गांव से मीसापुरा जाने वाली सड़क पर नाग देवता मंदिर के पास खेतों के किनारे वह दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आया। एक महिला का शव नाली में पड़ा हुआ था। महिला की उम्र करीब 35 साल लग रही थी। उसने गुलाबी साड़ी और काला ब्लाउज पहन रखा था। शव की जांच करने पर पता चला कि महिला के सिर पर दाहिनी कनपटी के ऊपर गोली मारी गई थी। घटनास्थल पर चारों ओर अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी थीं। सड़क पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो नाली तक जा रहे थे। वहीं पास में नारियल, चावल, सिंदूर, पूजा सामग्री, टूटी चूड़ियां और महिला की चप्पलें पड़ी हुई थीं। सड़क पर पूजा की थाली भी गिर गई थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि महिला शायद पूजा करने आई थी। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। यह मौत एक हादसा थी या किसी साजिश का हिस्सा? यह सवाल अब पुलिस के सामने था। नाग देवता मंदिर के पास हुई इस रहस्यमयी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह कोई अंधविश्वास से जुड़ा मामला था या फिर इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? थानाध्यक्ष गंगादास और उनकी टीम ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जब थानाध्यक्ष गंगादास और उनकी टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो उनके सामने जो सच्चाई उभरी वह चौंकाने वाली थी। थाना प्रभारी का मानना था कि महिला को पूजा का झांसा देकर मंदिर बुलाया गया। इसके बाद सड़क पर उसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को घसीटकर खेत के किनारे नाली में फेंक दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष गंगादास ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहराई से निरीक्षण किया और थाना प्रभारी से घटना का पूरा ब्यौरा लिया। इस बीच फोरेंसिक टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए। पूजा की थाली से फिंगरप्रिंट्स लिए गए और खून से सनी मिट्टी के नमूने रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिए गए। महिला पुलिसकर्मी पूनम ने मृत महिला की तलाशी ली, लेकिन कोई पहचान संबंधी चीज नहीं मिली। इस ब्लाइंड मर्डर केस में सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की पहचान। घटनास्थल पर आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा थे। थाना प्रभारी गंगादास ने उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी महिला को पहचान नहीं सका। अधिकारी वापस लौट गए और थाना प्रभारी ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इटावा के जिला अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया गया। पहचान के लिए मृतका की तस्वीर और हुलिया के पोस्टर तैयार करवाकर इटावा और आसपास के जिलों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए। इटावा के 20 थानों और गुमशुदा तलाश केंद्रों से भी संपर्क किया गया, लेकिन महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। दिन बीतते गए, लेकिन महिला की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। मामला और उलझता जा रहा था। तब एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम की जिम्मेदारी सत्यपाल सिंह को सौंपी गई। साथ में क्राइम ब्रांच एसपी कपिल देव सिंह और डीएसपी भरतना विजय सिंह को भी लगाया गया। अब यह टीम इस ब्लाइंड मर्डर केस के हर पहलू को खंगालने और सच का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थी। कौवा गांव के पास हुई रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित पुलिस टीम ने अपनी जांच की शुरुआत गांव वालों से पूछताछ से की। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में है। उन्होंने दावा किया कि हत्या देर रात की गई होगी, क्योंकि न तो उन्होंने कोई हत्यारों को देखा और न ही गोली चलने की आवाज सुनी। ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत महिला उनके इलाके की नहीं थी और उसे संभवतः किसी वाहन से दूर दराज इलाके से लाया गया होगा। गांव वालों से कोई ठोस जानकारी न मिलने पर पुलिस टीम एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची। वहां हर चीज का गहराई से निरीक्षण करते हुए खोजबीन जारी थी। तभी थाना प्रभारी गंगादास की नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी। इसे उठाने पर पता चला कि वह एक टोकन नुमा पर्ची थी,
जिस पर लिखा था कटियार ट्रेवल एजेंसी, नोएडा। यह पर्ची पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग साबित हो सकती थी। इसे सुरक्षित करते हुए थाना प्रभारी गंगादास ने इस नई जानकारी को अपनी टीम के सदस्यों और डीएसपी देहात सत्यपाल सिंह के साथ साझा किया। कटियार ट्रेवल एजेंसी का नाम सामने आने के बाद केस की दिशा बदल गई। अब सवाल यह था, क्या यह पर्ची महिला को उस सुनसान इलाके तक लाने का सुराग थी, या यह महज एक संयोग था? पुलिस टीम ने ठान लिया कि इस पर्ची के जरिए सच का पता लगाकर रहेंगे। क्या यह पर्ची हत्यारों तक पहुंचने की कड़ी बनेगी? रहस्य की यह डोर पुलिस को कहां तक ले जाएगी? जवाब तलाशने की प्रक्रिया अब और भी दिलचस्प होने वाली थी। डीएसपी सत्यपाल सिंह ने तुरंत अपनी टीम को नोएडा के सेक्टर 49 में स्थित एजेंसी पहुंचने और मालिक से पूछताछ करने का आदेश दिया। उन्हें लगने लगा था कि अंधेरे में उम्मीद की एक किरण अब नजर आ रही है। 28 जून 2022 को पुलिस टीम कटियार ट्रेवल एजेंसी पहुंची। टीम ने एजेंसी के मालिक को पर्ची दिखाई और वहां आने का मकसद बताया। पर्ची को देखकर एजेंसी मालिक ने खुलासा किया कि यह टोकन वह 2 साल पहले अपने टैक्सी ड्राइवरों को देता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यह प्रथा बंद कर दी गई थी। फिर एजेंसी मालिक ने एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी एजेंसी में सतीश चंद्र यादव नाम का एक ड्राइवर काम करता था, जो इटावा जिले के रमपुरा गांव का रहने वाला था। लेकिन कोरोना काल में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। रमपुरा का नाम सुनकर गंगादास चौकन्ने हो गए। रमपुरा गांव उनके ही थाना क्षेत्र में आता था और हत्या का स्थल वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सवाल अब और भी गहरे हो गए। क्या सतीश चंद्र ही वह शख्स था जो महिला को पूजा के बहाने वहां लाया? क्या मृत महिला उसकी पत्नी थी या फिर प्रेमिका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही इस जघन्य हत्या का असली दोषी है? इन सवालों के जवाब सतीश चंद्र को पकड़ने पर ही मिल सकते थे। पुलिस टीम ने ट्रेवल एजेंसी मालिक से मिली जानकारी को डीएसपी सत्यपाल सिंह के साथ साझा किया। इस पर डीएसपी ने तुरंत सतीश चंद्र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस टीम रमपुरा गांव में सतीश के घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। सतीश चंद्र फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। अब थानाध्यक्ष गंगादास ने सतीश की तलाश में अपने खास मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। क्या सतीश चंद्र पुलिस के हाथ लगेगा? अगर हां, तो क्या वह हत्या में शामिल है, या फिर यह कहानी किसी और रहस्य से पर्दा उठाने वाली है? 1 जुलाई 2022 की सुबह थाना प्रभारी गंगादास को उनके खास मुखबिर से एक बेहद अहम सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि सतीश चंद्र यादव इस वक्त भावपुर अंडरपास पर मौजूद है। सूचना गंभीर थी और गंगादास ने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस टीम भावपुर अंडरपास पहुंची, सतीश पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा, लेकिन टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। सतीश को थाने लाया गया और वहीं से कहानी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय शुरू हुआ। थाने में जब सतीश को मृत महिला की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उसने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसकी घबराहट और हाव भाव कुछ और ही इशारा कर रहे थे। सख्ती से पूछताछ करने पर सतीश ने आखिरकार सच उगल दिया। सतीश ने बताया कि मृत महिला मिथिलेश थी, जो उसके दोस्त गजेंद्र की पत्नी थी और राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सतीश ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। मिथिलेश की मौत से पहले उसने उसके पति गजेंद्र की भी हत्या कर दी थी। यह सुनकर पुलिस दंग रह गई। सतीश की तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई। इसके अलावा मृतका मिथिलेश का आधार कार्ड और कुछ जेवरात भी बरामद हुए। थाना प्रभारी गंगादास ने इस सनसनीखेज मर्डर केस की जानकारी तुरंत पुलिस अधिकारियों को दी। इसके बाद एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने सिविल लाइन पुलिस सभा में प्रेस वार्ता की और खुलासा किया कि सतीश चंद्र यादव ने न केवल मिथिलेश बल्कि उसके पति गजेंद्र की भी हत्या की थी। लेकिन सवाल यह है, मिथिलेश कौन थी और सतीश के संपर्क में कैसे आई? सतीश ने गजेंद्र और मिथिलेश की हत्या क्यों की? आखिर इन तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने इस दर्दनाक अंजाम को जन्म दिया? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए
हमें सतीश, मिथिलेश और गजेंद्र के अतीत की ओर जाना होगा। कहानी अब और भी रहस्यमयी और चौंकाने वाली होने वाली है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गांव रंगपुरा। ये गांव ऊसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रंगपुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है नाग देवता का एक प्राचीन मंदिर, जो अपने आप में अनोखा और रहस्यमय है। इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि आसपास के दर्जनों गांवों से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। हर साल आषाढ़ महीने की पंचमी को यहां मेले का आयोजन होता है। दर्जनों सपेरे अपनी बीन और सांपों के साथ मंदिर के पास जमा होते हैं, जिससे यह मेला और भी खास बन जाता है। लेकिन यह मंदिर सुनसान जगह पर होने के कारण यहाँ का माहौल हमेशा रहस्यमयी बना रहता है। रंगपुरा गांव में राम सिंह यादव नाम के एक किसान रहते थे। उनका परिवार साधारण लेकिन खुशहाल था। परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे सतीश चंद्र और उमेश चंद्र और एक बेटी उमा थी। राम सिंह अपने खेतों में मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था सतीश चंद्र। सतीश की शादी कमला नाम की एक साधारण महिला से हुई थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं थीं। कमला का रंग रूप साधारण था और सतीश का दिल उससे नहीं मिल पाया। पति की उपेक्षा से दुखी होकर कमला ज्यादातर समय मायके में बिताती थी। सतीश पढ़ा लिखा था और किसानी का काम उसे पसंद नहीं था। वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया, लेकिन उसकी उम्मीदों के मुताबिक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। कई छोटी मोटी नौकरियों के बाद उसने ड्राइविंग सीखने का फैसला किया। ड्राइविंग सीखने के बाद सतीश ने पहले ऑटो चलाया, फिर एक कंपनी की कार। धीरे धीरे उसे नोएडा स्थित कटियार ट्रैवल एजेंसी में टैक्सी चलाने का काम मिल गया। यहां वह रम गया और पैसे कमाने लगा। उसने नोएडा में किराए पर एक कमरा ले लिया और वहीं बस गया। सतीश के साथ उसी ट्रैवल एजेंसी में गजेंद्र नाम का एक और ड्राइवर काम करता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। रात के समय दोनों अक्सर साथ खाना खाते, बातचीत करते और अपने सपनों को साझा करते। गजेंद्र नोएडा में अपनी पत्नी मिथिलेश और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। गजेंद्र की जिंदगी आम और सीधी सादी थी, लेकिन एक दिन उसका दोस्त सतीश चंद्र उसकी दुनिया में भूचाल ले आया। एक रोज सतीश गजेंद्र के घर आ धमका। गजेंद्र उस समय घर पर ही था। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी काम से इधर आया था, सोचा आज की चाय भाभी के हाथ की पीकर ही जाऊंगा। गजेंद्र ने सतीश का स्वागत करते हुए कहा, भाई आज तो चाय ही नहीं, नाश्ता भी होगा। पहली बार आया है, खाली कैसे जाने दूं। फिर उसने अपनी पत्नी मिथिलेश को आवाज दी, अरे मिथिलेश, 2-3 कप चाय और कुछ नाश्ता फटाफट बना दो। थोड़ी देर बाद मिथिलेश चाय और नाश्ता लेकर आई। जब उसने ट्रे झुककर मेज पर रखी, सतीश की नजरें उस पर ठहर गईं। मिथिलेश के चेहरे का आकर्षण और उसकी सादगी ने सतीश को जैसे मोहित कर दिया। सतीश का मन बार बार गजेंद्र और मिथिलेश की तरफ जाता रहा। उस दिन के बाद सतीश गजेंद्र के घर आने जाने का बहाना ढूंढने लगा। हर बार वह मिथिलेश के लिए छोटे छोटे उपहार लाता। गजेंद्र की सीमित आय में वह अपनी पत्नी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन सतीश की उदारता ने मिथिलेश को सतीश की ओर आकर्षित कर दिया। सतीश और मिथिलेश के बीच हंसी मजाक और अनकही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब सतीश गजेंद्र की गैर मौजूदगी में भी मिथिलेश से मिलने लगा। एक दिन बहाने से सतीश मिथिलेश को अपनी टैक्सी में बैठाकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर ले गया। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए सतीश ने अपने दिल की बात कह दी। मिथिलेश ने भी झिझकते हुए स्वीकार कर लिया कि वह भी उसे चाहती है। इस इकरार के बाद दोनों के बीच मोहब्बत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर दिया। अब सतीश गजेंद्र की अनुपस्थिति में मिथिलेश के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करता। वह कभी कभी गजेंद्र के लिए शराब लेकर आता और दोनों साथ बैठकर पीते। जब गजेंद्र शराब के नशे में डूबकर गहरी नींद में चला जाता तो सतीश और मिथिलेश का रिश्ता अपनी हदें पार कर जाता। मिथिलेश के लिए अब सतीश ही सब कुछ बन गया था। वह उसके प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि हर पल उसी के बारे में सोचती। सतीश भी उसके बिना अधूरा महसूस करता। सतीश को मिथिलेश से इतना लगाव हो गया था कि उसने गजेंद्र की आर्थिक मदद करने का फैसला कर लिया। उसने गजेंद्र को एक पुरानी कार खरीदने के लिए पैसे दिए,
जिससे गजेंद्र टैक्सी चलाने लगा। गजेंद्र अब बुकिंग लेकर शहर से बाहर जाने लगा। इस मदद के लिए गजेंद्र और मिथिलेश दोनों ही सतीश के एहसानमंद हो गए। लेकिन सतीश का मकसद सिर्फ मदद करना नहीं था। एक दिन गजेंद्र ने मिथिलेश को बताया कि उसे बुकिंग पर इटावा जाना है और वहां रात रुकना पड़ेगा। उसने मिथिलेश से कहा कि वह बच्चों का ख्याल रखे और उसका इंतजार न करे। गजेंद्र के जाने की खबर ने मिथिलेश और सतीश के लिए एक सुनहरा मौका पैदा कर दिया। गजेंद्र के घर से निकलते ही मिथिलेश ने सतीश को फोन किया और बताया कि रात को गजेंद्र घर नहीं होगा। यह सुनकर सतीश भी खुश हो गया। शाम ढलते ही वह मिथिलेश के घर पहुंच गया। मिथिलेश ने उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। देर रात तक हंसी मजाक और खाने पीने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोनों के बीच की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। सुबह करीब 4 बजे गजेंद्र अचानक घर लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया और मिथिलेश को आवाज दी। मिथिलेश ने डर और घबराहट में 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। वह दरवाजे के दोनों पल्ले पकड़कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। गजेंद्र ने शक भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, कमरे के अंदर आने नहीं दोगी क्या? मिथिलेश का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें नीचे झुक गईं। तभी कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। गजेंद्र ने गुस्से में पूछा, अंदर कौन है? मिथिलेश ने कोई जवाब नहीं दिया। आशंका से भर चुके गजेंद्र ने मिथिलेश को एक तरफ धकेला और कमरे के अंदर घुस गया। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। पलंग के नीचे छिपने की नाकाम कोशिश कर रहा सतीश उसकी नजरों के सामने था। गजेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, खड़ा हो जा, चुपचाप यहां से भाग जा, वरना तेरी जान ले लूंगा। तू तो आस्तीन का सांप निकला। सतीश ने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मिथिलेश, जो अपराधी की तरह खड़ी थी, गजेंद्र के गुस्से का शिकार बन गई। गजेंद्र ने नफरत भरी नजरों से मिथिलेश को देखा और गुस्से में उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मिथिलेश रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन गजेंद्र ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी खुद की ताकत जवाब नहीं दे गई। उस घटना के बाद गजेंद्र ने सतीश के घर आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उसने अपने बड़े बेटे को भी सख्त हिदायत दी कि अगर सतीश घर आए तो तुरंत उसे बताए। सतीश ने कई दिनों तक मिथिलेश से मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मिथिलेश के बिना उसका दिल बेचैन हो उठा। उसकी आंखें हर वक्त उसे देखने के लिए तरसने लगीं। आखिरकार एक दिन जब गजेंद्र अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद टैक्सी लेकर काम पर निकल गया, सतीश ने मौके का फायदा उठाया और मिथिलेश के घर पहुंच गया। मिथिलेश उसे देखकर बेहद खुश हो गई। उसकी मुरझाई हुई आंखों में जैसे फिर से चमक आ गई। भावनाओं से भरी हुई वह सतीश से लिपट गई और रोते हुए कहा, मुझे बचा लो सतीश, ये जालिम किसी दिन मुझे मार डालेगा। मिथिलेश ने सतीश को अपने शरीर पर पड़े जख्मों के निशान दिखाए। यह देखकर सतीश का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कोई उपाय खोजूंगा कि वह तुम्हें कभी परेशान न कर सके। तुम्हें इस नरक से निकालने का समय आ गया है, बस तुम मेरा साथ देना। मिथिलेश ने सतीश का हाथ पकड़कर वादा किया, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, चाहे वह काम कितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो। सतीश ने अपने पुराने दोस्त गजेंद्र से माफी मांगने का नाटक किया। बार बार माफी मांगकर उसने गजेंद्र का दिल पिघला दिया। आखिरकार गजेंद्र ने उसे माफ कर दिया और सतीश का फिर से गजेंद्र के घर आना जाना शुरू हो गया। दोस्ती की बहाली के साथ साथ उनकी पुरानी महफिलें भी लौट आईं। लेकिन सतीश और मिथिलेश के दिल में एक खतरनाक योजना पल रही थी। 27 जुलाई 2020 को सतीश और मिथिलेश ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। मिथिलेश ने अपने पति गजेंद्र को भी इस योजना में शामिल कर लिया। हालांकि गजेंद्र को इसकी भनक तक नहीं थी। गजेंद्र अपनी टैक्सी कार लेकर पत्नी और दोस्त सतीश के साथ घूमने निकला। दिन भर मस्ती करते हुए वे रात 8 बजे इटावा पहुंचे। सतीश ने गजेंद्र को खूब शराब पिलाई। नशे में धुत गजेंद्र को लेकर वे सैफई पहुंचे। सैफई हवाई पट्टी के पास नहर किनारे सतीश ने अपनी घातक योजना को अंजाम दिया। सतीश ने गजेंद्र को सीट बेल्ट पहनाई और नहर के पास कार रोक दी। अचानक उसने पूरी ताकत से कार को नहर में धकेल दिया। गजेंद्र नशे की हालत में कुछ समझ पाता इससे पहले ही पानी में डूब गया। अगली सुबह
28 जुलाई 2020 को सैफई पुलिस को नहर से गजेंद्र की लाश मिली। चूंकि मामला आत्महत्या जैसा लगा और कोई तहरीर नहीं दी गई, पुलिस ने केस बंद कर दिया। पति की मौत के बाद मिथिलेश ने अपनी ससुराल में 2 महीने तक रहकर घड़ियाली आंसू बहाए। फिर एक दिन बच्चों के साथ गायब हो गई। ससुराल वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मिथिलेश तो पहले ही अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर चुकी थी। वह नोएडा पहुंच गई और अपने प्रेमी सतीश के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। इस दौरान लॉकडाउन में सतीश की नौकरी छूट गई थी। उसने एक पुरानी कार खरीदी और टैक्सी चलाने लगा। गजेंद्र की मौत को आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी गई, लेकिन सतीश और मिथिलेश की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। क्या यह नया रिश्ता उनके लिए सुखद साबित होगा या उनकी साजिश का सच बाहर आएगा? शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मिथिलेश और सतीश ने 1 साल तक हंसी खुशी जिंदगी बिताई, लेकिन फिर मिथिलेश की फैशन परस्ती और रंगीन मिजाजी ने उनके रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया। मिथिलेश का दिल एक पहाड़ी युवक पर आ गया। वह उससे घंटों बात करती और उसके साथ शॉपिंग पर जाती। सतीश को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। घर में बहस और झगड़े आम हो गए। इधर सतीश की पहली पत्नी कमला को भी सच्चाई का पता चल गया था। उसे मालूम हुआ कि सतीश ने मिथिलेश को पत्नी का दर्जा दे दिया है और उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। कमला ने सतीश के खिलाफ बगावत कर दी। जब भी सतीश घर आता, कमला उससे झगड़ती और ताने देती। घरवाली की बगावत और मिथिलेश की बेवफाई ने सतीश को परेशान कर दिया। गुस्से और बेचैनी में उसने एक खौफनाक फैसला किया। उसने तय किया कि मिथिलेश को रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा। 21 जून 2022 को सतीश ने मिथिलेश से कहा कि वह अपने गांव के पास नाग देवता के मंदिर में दर्शन करना चाहता है। उसने मिथिलेश से बच्चों को साथ लाने और पूजा की थाली सजाने को कहा। मिथिलेश को सतीश की बात पर शक नहीं हुआ। वह सज धज कर तैयार हो गई। बच्चों को भी साथ लिया और पूजा सामग्री तैयार की। रात 8 बजे सतीश ने मिथिलेश और बच्चों को लेकर नोएडा से इटावा के लिए सफर शुरू किया। रास्ते में उसने सबको खिलाया पिलाया ताकि किसी को शक न हो। रात 9 बजे वे इटावा पहुंचे। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद सतीश ने कार को रमपुरा गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित नाग देवता के मंदिर की ओर मोड़ दिया। रात का सन्नाटा, 2 मासूम बच्चे कार में सो रहे थे और सतीश ने अपनी साजिश को अंजाम देने का आखिरी कदम उठाया। नाग देवता का मंदिर सुनसान इलाके में था, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी पसरी थी। सतीश ने कार को मंदिर के पास सड़क किनारे रोक दिया। मिथिलेश पूजा का थाल लेकर नीचे उतरी और मंदिर की तरफ बढ़ गई। वह श्रद्धा से नाग देवता के सामने पूजा करने लगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के चंद पल ही बाकी हैं। जैसे ही मिथिलेश ने पूजा खत्म की और कार के पास लौटी, सतीश अपनी योजना के मुताबिक तमंचा लोड कर चुका था। उसने धीरे से पीछे आकर मिथिलेश की कनपटी पर तमंचा सटा दिया। अगले ही पल गोली चलने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मिथिलेश चीखते हुए सड़क पर गिर पड़ी। उसकी पूजा की थाली और सामग्री बिखर गई और सड़क खून से लाल हो गई। कुछ मिनट तड़पने के बाद मिथिलेश की सांसें थम गईं। सतीश ने जल्दी से मिथिलेश के शव को सड़क से घसीटकर खेत किनारे नाली में फेंक दिया। उसने मिथिलेश के शरीर से सभी गहने उतारकर अपने पास रख लिए, लेकिन इस जल्दबाजी में सतीश से एक बड़ी गलती हो गई। उसके ट्रैवल एजेंसी की टोकन पर्ची जो उसकी जेब में थी, वहीं गिर गई। हत्या को अंजाम देने के बाद सतीश कार में बैठे बच्चों के साथ फरार हो गया। बच्चों को लेकर वह घर पहुंचा और परिवार वालों से झूठ कहा, इनकी मां अस्पताल में भर्ती है। परिवार पहले से ही सतीश और मिथिलेश के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। अगली सुबह पुलिस को खेत के पास मिथिलेश का शव मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को वहां से सतीश की ट्रैवल एजेंसी की टोकन पर्ची मिली। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सतीश ने अपनी साजिश और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सतीश को इटावा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मिथिलेश के दोनों बच्चों को उसके मायके वालों को सौंप दिया गया।